अगले रोज सफर फिर शुरू हुआ। सादिक लाखी मुसलसल सुल्ताना को घूर रहा था। इसका बस नहीं चलता था, वरना शायद वो इसे कच्चा चबा जाता। कल वाले वाक़े को मद्देनजर रखते हुए काफिला सालार मोहन कुमार ने सादिक को सुल्ताना से दूर हटा दिया था। अब सादिक का चतकुबरा घोड़ा सबसे पीछे था। एक छोटी सी नदी के साथ साथ चलते हमने सारा दिन सफर किया। मैंने सरगोशी में सुल्ताना से पूछा, क्या यही वो नदी है जिसका इसने रात को जिक्र किया था? इसने नफी में सर हिलाया। वो तो बहुत बड़ी है, तेज बहाव है इसका, तुम देखोगे तो हैरान ही हो जाओगे। इसने सरगोशी की। रात को हमारा पड़ाव एक बार फिर घने दरख्तों में हुआ। आशू यकसर खामोश था। इसके चेहरे पर जैसे मौत की जर्दी ने मुस्तकिल डेरा डाला हुआ था। सुल्ताना ने आशू के बारे में बताया था कि वो उनका पुराना घरेलू मुलाजिम है। पहले ये ठीक था, लेकिन फिर बीमार हुआ और एक रोज़ अचानक इसकी जुबान बंद हो गई। वैद्य ने बताया है कि इसके सर की कोई नस फट गई है, जिसकी वजह से ये बोलने सुनने से माजूर हो गया है। शुरू में सुल्ताना के वालिद मुख्तार साहब की माली हालत अच्छी थी, मगर जब हालत पतली हो गई तो आशू ने किसी और मुस्लिम घराने की मुलाजमत कर ली। बहरहाल सुल्ताना और इसके घराने के साथ इसकी अटूट वफादारी अब भी बरकरार थी। अब ये शख्स सुल्ताना ही की वजह से एक बदतरीन मुश्किल का शिकार हो गया था। रात को आशू फिर जल्दी सो गया। मैं और सुल्ताना बिल्कुल करीब करीब लेटे सरगोशियों में बातें करते रहे। नदी पार से जंगली जानवरों की आवाज़ें आती रहीं। सुल्ताना ने आज बच्चे को अपने और मेरे दरमियान लेटाया था। वो बार बार मेरा हाथ बच्चे के सीने पर रखती थी, जैसे खामोशी की जुबान में मुझसे कह रही हो कि तुम इस बच्चे के बाप हो। अगर मैं ना होंगी तो तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, इसके बारे में सोचना होगा। हमारी गुफ्तगू का रुख एक बार फिर नदी और इसके कुर्ब जवार के इलाके की तरफ हो गया। सुल्ताना ने बताया कि यहाँ से बाएं रुख पर बस 7-8 मील का फासला तय कर लिया जाए तो राजवाड़े की हदूद से निकला जा सकता है। मैंने इससे 2-4 बातें और भी पूछी। मेरे दिल की गहराई में कहीं ये ख्याल उभर रहा था कि मैं यहाँ से निकलने की एक और कोशिश करूँ। शायद सुल्ताना ठीक ही कहती हो कि मैंने पहले भी यहाँ से निकलने की 2-4 कोशिशें की, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब मैं अपने पूरे होशो हवास में था। मेरे सीने में एक आग थी और ये आग मेरी कमज़ोरियों को दबाकर मुझे तवाना और कदरे दलेर बना रही थी। मैं आंखें बंद करके लेटा रहा और सोचता रहा, क्या मैं कभी सरवत को दोबारा देख सकूँगा? क्या मैं कभी शेर सिराज की मनहूस गर्दन पकड़ सकूँगा? बस ये 2 सवाल थे जो पिछले 4-5 दिन में सैकड़ों बार मेरे जहन में उभरे थे। मुझे लगता था कि अगर मुझे इन 2 सवालों के जवाब मिल जाएं और मैं ये दोनों काम कर सकूं तो फिर मुझे मरने का भी कोई दुख ना होगा। बस 2 जवाब, बस 2 ख्वाहिशें, सरवत से मिलना और अपनी माँ के कातिल सिराज को गर्दन से पकड़ना। रात किसी वक्त अचानक मेरी आंख खुली। छोलदार की दीवारें बेतरह हिल रही थी। मैंने छोलदारी के रोजन में देखा चांदनी गायब हो चुकी थी और जंगल गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। नहायत तेज हवा में दरख्त दीवाना बार झूम रहे थे। सुल्ताना दुनिया व माफिया से बेखबर नजर आती थी। नन्ना बालू इसके पहलू में था। आशू हमारे पाँव की तरफ सोया हुआ था। फिर मेरे देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि छोलदारी के गिर्द मौजूद पहरेदार पनाह के लिए किसी पास की छोलदारी में चले गए हैं। दरख्तों पर लगी हुई मशलें भी बुझ चुकी हैं। सिर्फ एक रोशन थी और वो भी बेतरह फिड़फिड़ा रही थी। चंद सेकंड्स बाद वो भी बुझ गई। अचानक मेरे दिल में यहाँ से भागने की दबी दबी ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। हाथ पाँव में सनसनाहट जागी। मैंने फ़कत चंद सेकंड्स के लिए सोचा, फिर किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। मैंने तारीकी में बैठे बैठे छोलदारी की अंदरूनी डोरी खोली। बैरूनी पर्दे की डोरी को भी गिरा लगी हुई थी। ये दूसरी डोरी खोलने के बाद मैं बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था। तब अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे कुर्ते का दामन किसी शय से अटका हुआ है। मैंने हाथों से आंखों का काम लिया और टटोल कर देखा। मुझे पता चला कि सुल्ताना ने मेरे कुर्ते का दामन अपनी ओढ़नी से बांध रखा है। शायद इसके जहन में कहीं अंदेशा मौजूद था कि मैं अपनी जहनी कैफियत के ज़ेरे असर यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा। इसका अंदेशा दुरुस्त था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से गिरा खोली और इसकी ओढ़नी को अपने कुर्ते से जुदा किया। तब होले होले सिरकता दरवाजे से बाहर आ गया। मुझे लगा कि कुदरत मेरी मदद पर आमादा है। तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और चारों तरफ गहरी तारीकी थी। मुझे बारिश की बौछारों में भीगते घोड़े की सनसनाहट सुनाई दी। मैं झुक कर चलता तेज़ी से खुदरू झाड़ियों की तरफ बढ़ा और आगे निकल गया। मैं सोच भी ना सकता था कि यहाँ से निकलना मेरे लिए इतना आसान साबित होगा। मैं निकल आया था, मगर अब भी सूरत हाल पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पाँव में मुकामी तर्ज के सैंडल थे, जिस पर वही पाजामा कुर्ता था जो पिछले 4-5 रोज़ से मेरे साथ दरबदर हो रहा था। वास्कट का हाल दीगर लिबास से अबतर था। ये जंगल की बारिश थी। हर तरफ एक शोर बरपा था। देव हैकल दरख्त झूम रहे थे। पानी से पत्तों के टकराने की आवाज़ एक मुहीब गूंज की तरह थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने अपने दोनों हाथ हिफाजत की गर्ज से सामने की तरफ फैला रखे थे और हत्युल मकान तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। मैं कई जगह गिरा और संभला। मुझे चोटें और खराशी आई, लेकिन मैं बढ़ता चला गया। मुझे कल रात जंगल में पुकारता हुआ चुकोर याद आया। पता नहीं क्यों मुझे खुद में और इस चुकोर में मुशाबत महसूस हुई। वो भी तो कहीं पहुंचना चाहता था।
अनगिनत ज़मानों से सफ़र कर रहा था, इसके पर फिड़फिड़ाते थे और इसका बेकरार दिल इसे महवे परवाज़ रखता था। मुझे भी कहीं पहुंचना था, किसी के पास जाना था। कुछ आंखें थी जिनका इंतज़ार मुझे ख़त्म करना था। वो मेरे प्यारों की आंखें थी, वो पता नहीं कब से मेरी राहों में बिछी हुई थी। इन आंखों ने मुझे कहाँ कहाँ ढूंढा था, मेरे लिए किस किस तरह रोई थी। और ये कोई 2-4 दिन का वाक़या नहीं था, ना ही 2-4 हफ्तों या महीनों का। इसे 2 साल गुजर चुके थे। पता नहीं कि पुलों के नीचे से कितना पानी बह चुका था। खबर नहीं कि इस बेकरार जंगल से बाहर क्या कुछ वकूफ़ पज़ीर हो चुका था। मैं भाग रहा था, मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, मैं जल्दी से जल्दी इन तारीक दरख्तों की हद से गुजर जाऊं, किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां मुझे जाने पहचाने मंजिल नजर आए। सड़कें, गाड़ियां, लोग, बाजार। भागते हुए मैं अकब से आने वाली आवाज़ों पर भी ध्यान रखे हुए था। अकब में कोई आवाज़ नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस शोर मचाते पानी की नादीदा चादर थी जो आसमान से ज़मीन तक तनी हुई थी और जंगल धाड़ रहा था। तारीक पानियों में मेरे पाँव छपाछप चलते थे और भीगी हुई बेलें मेरे जिस्म से उलझती थी। मेरे पास हथियार नाम की कोई शय नहीं थी, ना ही कोई रोशनी देने वाली चीज़। सुल्ताना की तरफ इतनी बात मुझे याद थी कि नदी से बाएं तरफ सफ़र किया जाए तो 8 मील की दूरी पर कच्चा ख़त्म हो जाता है और इसके साथ ही स्टेट की हद भी। लेकिन क्या इससे आगे भी वीरानी होगी या कोई ऐसी बस्ती नज़र आएगी जहां मुझे कोई मदद मिल सके? मुझे लग रहा था कि आज की रात शायद मेरे फरार के लिए ही इस किताए ज़मीन पर उतरी है। किसी हिसार से निकलने के लिए इससे बेहतर तारीकी और कौन सी हो सकती है। मुझे बस अपना रुख दुरुस्त रखना था और रुख को दुरुस्त रखने के लिए मैं सिर्फ अपने वजदान पर भरोसा कर रहा था। मेरा वजदान कह रहा था कि तुम ठीक रुख पर जा रहे हो। बारिश की बौछारें और हवा अब भी तुम्हारे ताकुब में है और इस कायन ताकुब में होना ही तुम्हारे रुख को दुरुस्त करार दे रहा है। एक जगह मैं गिरा तो मेरे हाथ में एक लठनुमा लकड़ी आ गई। मैंने ये लकड़ी उठा ली। हाथ में कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। मुझे कुछ पता नहीं था कि तेज़ बारिश में जंगली जानवरों से आमना सामना होता है या नहीं। हाँ, ये एहसास ज़रूर था कि आम रात की निस्बत इस तूफ़ानी रात में ज़्यादा महफूज हूँ। मैं बेदम हो जाता तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता, सांस ज़रा बहाल होती तो फिर दौड़ना शुरू कर देता। जंगल गुंजान था और दौड़ने का मौका बस कहीं कहीं 2-4 सेकंड के लिए मिलता था। मैं जानता था कि मेरी कमीज़ फट चुकी है, मेरा चेहरा शाखों के लगने से लहूलुहान हो चुका है और पाँव और पिंडलियों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अज़ियत का एहसास कहीं नहीं था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं अब अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तारीकी, घना जंगल, तूफ़ानी बारिश, यहाँ कौन किसी को ढूंढ सकता था? कौन मेरे पीछे आ सकता था? मैं तारीकी के समंदर में एक तारीक नुक्ते की तरह था, नाकाबिले शिकस्त, नाकाबिले गिरफ्त। यही वजह थी कि जब मैंने अचानक अपने सामने एक शख्स को देखा तो मुझे यूँ लगा जैसे ज़मीन पाँव के नीचे से निकल गई है और आसमान लाखों टन पानी समेत टूट कर मेरे सर पर आन गिरा है। ये कैसे हो सकता था? मैं सकता ज़्यादा खड़ा रह गया। यही वक्त था जब ज़ोर से बिजली चमकी। चंद सेकंड्स के लिए कुर्ब जवार रोज़ो रोशन की तरह नुमाया हुए मेरी रगों में खून मुंजमद हो गया। बेशक वो मेरे सामने खड़ा था, इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और इसकी आंखों में खौफनाक चमक। फिर तारीकी छा गई, बादल जोर से गरजे, वो दोबारा हियोला बन गया। फिर इसके दाएं बाएं से 2 और हियोले नमूदार हुए, टॉर्चें रोशन हुई। इनकी दूधिया रोशनी पानी की चादर को चीरती हुई मेरे चेहरे पर पड़ी। तब राइफल कॉक होने की आवाज़ आई। एक फंकारती हुई आवाज़ मेरे बाएं जानिब से उभरी, हाथ ऊपर उठाओ और ज़मीन पर बैठ जाओ। मेरी टांगों से दम तो पहले ही निकल चुका था। मैं झुका और दोजानों बैठ गया। बारिश का पानी मेरी टांगों के ऊपर से चल रहा था। इसकी तलाशी लो, पॉकेट चेक करो। एक और आवाज़ उभरी, यूँ लगा जैसे कोई अंग्रेज़ गुलाबी उर्दू बोल रहा है। एक करख्त हाथ ने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े और मेरी वास्कोट और कमीज़ की जेबें टटोली। इनमें पानी और मिट्टी के सिवा और क्या हो सकता था? इसके हाथ पीछे बांधो, गुलाबी उर्दू वाले ने कहा। मेरा जहन साएं साएं कर रहा था, आंखों के सामने फुलझड़ियाँ सी छूट गईं। सुल्ताना ने कहा था कि यह सहरकारी है, मुझे जादू के ज़ोर पर पाबंद किया गया है। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया, क्या वाकई ऐसा है? क्या तारीकी के इस समंदर में मुझे यूं अचानक ढूंढ लिया जाना किसी सहरकारी का नतीजा है? लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने इस ख्याल को रद्द कर दिया। मैं किसी ऐसे ख्याल को कबूल कर ही नहीं सकता था, ये मेरे बस में ही नहीं था। जब एक शख्स ने मुझे औंधा गिराकर मेरे हाथ पुश्त पर मोड़ने चाहे तो मेरा इज़्तिराब इंतहा को पहुंच गया। गम और गुस्से की एक बुलंद लहर मेरे अंदर से उठी और मुझे अपने साथ बहा कर ले गई। पता नहीं कि मेरी कमज़ोरी इतनी शदीद तलखी और हिद्दत में कैसे बदल गई। मैंने तड़प कर खुद को छुड़ाया और एक बार फिर उठकर भागना चाहा। मैं इसे जुर्रत नहीं कहूँगा, इसे मेरी गफलत कहा जा सकता है। मुझे ये भी एहसास नहीं था कि कम से कम 2 राइफलें मेरी तरफ उठी हुई हैं
कोई गोली मेरे जिस्म में सुराख कर सकती है। मैंने बमुश्किल 2-3 कदम उठाए थे कि एक ग्रांडियल शख्स ने मुझे छाप लिया। मैं इसके नीचे औंधे मुँह गिरा और ख़ुद को छुड़ाने की अंधाधुंध कोशिश करने लगा। मैं मछली की तरह फिसल कर इसकी गिरफ्त से निकला, लेकिन उठने भी ना पाया था कि एक दूसरे शख्स ने ज़्यादा सख्ती से दबोच लिया। मैं आतिशी लहजे में चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कुत्तों, मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर वालों के पास जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मार दो ज़ालिमों, या मुझे जाने दो। मैं जिस्मो जान की पूरी कुव्वत से तड़प रहा था और ख़ुद को छुड़ाने की सही कर रहा था। इन लम्हों में मुझे लगा कि शायद सुल्ताना और चौहान वगैरह ठीक ही कहते थे। मैं इससे पहले भी इस तरह यहाँ से निकलने की मुतअद्दिद कोशिशें कर चुका हूँ। कुछ धुंधले से होले मेरे जहन में बन रहे थे। यही तड़प, यही बेकरारी, यही फिड़फिड़ा कर पिंजरा तोड़ देने की ख्वाहिश। कोई और वक़्त था, कोई और लोग थे, लेकिन शायद यही जंगल था और इस तरह का वाक़या हुआ था। मुझे एक बार फिर ज़मीन पर गिराया गया और बांध दिया गया। मेरे पाँव में एक जंजीर डाली गई थी जिसमें अजीब बुज़ा का ताला लगा था। इस तारीख, गरजते बरसते और धाड़ते जंगल में मैंने फिर एक तवील सफ़र किया, लेकिन इस मरतबा ये सफ़र घोड़े पर था। मेरे हाथ पाँव बांध कर मुझे किसी बोरी की तरह घोड़े की पुश्त पर औंधा लिटाया गया था। 4 घुड़सवार मेरे इर्द गिर्द थे। इनमें से एक का नाम तिवारी लाल था। इसे इसके साथी तिवारी भाई या तिवारी जी कहकर मुखातिब कर रहे थे। एक दूसरे बंदे का नाम डेविड था। ये एक सफ़ेद फार्म था और गुलाबी उर्दू बोल रहा था। इसने अंग्रेज़ी लिबास पहना हुआ था और बरसाती ओढ़ रखी थी। इसकी राइफल भी बरसाती के अंदर ही थी। इसकी उम्र कोई 30-35 साल होगी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे पकड़कर वापस इसी पड़ाव में ले जाया जा रहा है जहाँ से मैं भागा था। मेरे दिलो दिमाग में ओदम समझा हुआ था। तिवारी लाल और डेविड के नाम मैंने पहले भी सुने थे। चौहान ने बताया था कि पहले भी एक दफ़ा जब मैं भागा था तो मुझे तिवारी और डेविड पकड़ कर वापस लाए थे। सज़ा के तौर पर मुझे एक घोड़े के पीछे बांधा गया था और तवील फासले तक नंगे पाँव चलाया गया था। आज भी मैं यही 2 नाम तवातर से सुन रहा था। तो क्या मुझे पकड़ने के लिए ख़ास तौर से यही दोनों अफराद मामूर थे? डेविड के अलावा बाकी तीनों अफराद मुकामी लबो लहजे में बात कर रहे थे। इनकी ज़्यादातर गुफ्तगू रास्ते और मौसम के बारे में थी। मेरा भागना और फिर इंतहाई हैरान कुन अंदाज में पकड़ा जाना इनके लिए जैसे कोई गैर मामूली बात ही नहीं थी। करीबन 2 घंटे बाद हम वापस पड़ाव में पहुंच गए। बारिश अब हल्की हल्की हो चुकी थी, मगर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तारीक जंगल हवा के शोर से साई साई कर रहा था। मुझे घोड़े से उतारा गया। मोहन कुमार मुझे देखकर मुश्तिल हो गया। इसने मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारे और फंकारा। मैं हुक्म जी से ज़रूर तेरी सिफारिश करूँगा। बेहतर यही है कि तेरी दोनों टांगें घुटनों पर से काट दी जाएं। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। मोहन कुमार की शय पर मुश्तिल सादिक भी आगे बढ़ा। इसने मुझ पर गालियों की बौछार और ठोकरें रसीद करने लगा। सुल्ताना फरियाद करती हुई छोलदारी से निकल आई। इसका कोई कसूर नहीं, या अपने होश में नहीं, तुम अच्छी तरह जानत हो। वो तकरीबन मेरे ऊपर गिर गई। मोहन कुमार जहरीले लहजे में बोला, बहुत प्रेम है तुझे अपने पति से, बड़ी घर गृहस्थन है तू। तेरे जैसी 2-4 और जन्म ले ले तो सारा संसार स्वर्ग बन जाए। इसने सुल्ताना को इसके लंबे बालों से खींचकर पीछे हटाया। एक घुड़सवार बत्ती से निकाल कर बोला, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। सुल्ताना को घसीट कर चुलदारी में पहुंचाया गया। इसके बाद मुझे भी वहां फेंक दिया गया। मेरे हाथ पांव बदस्तूर बंधे हुए थे। मैंने मोमबत्ती की मदद रोशनी में देखा। आशू सहमा हुआ एक कोने में बैठा था। मैं कीचड़ में लथपथ था। पूरे जिस्म पर खराशें थी। सुल्ताना ने खुद को संभाला और अपनी ओढ़नी से मेरे चेहरे का लहू पूंछने लगी। इसकी आंखों में आंसुओं की लड़ियां थी। इसी दौरान में एक शख्स लोहे का एक छोटा सा डब्बा चौलदारी में फेंक गया। इसमें मरहम पट्टी का मुख्तसर सामान था। मेरे सर का जख्म फिर ताज़ा हो गया था। सुल्ताना ने बड़ी एहतियात से मेरी पट्टी खोली, दवा मिले पानी से मेरे ज़ख्म को साफ़ किया और बड़ी हिम्मत से मरहम वगैरह लगाकर फिर पट्टी बांध दी। तब आशू के साथ मिलकर इसने मेरे पाँव और पिंडलियों से कांटे निकाले। कुछ पूरे निकल आए, 2-4 ऐसे भी थे जो अंदर ही टूट गए। मेरी कमीज़ की धचियाँ सुल्ताना ने मेरे जिस्म से अलहदा की। इनसे मेरे लथपथ जिस्म को साफ़ किया और मुझे एक साफ़ चादर में लपेट दिया। इसने मुझे जंगली शहद और सत्तू पानी में घोल कर पिलाया। मैं नीम जान था, तकलीफ़ और दुख की शिद्दत से कराह रहा था। इसने बड़ी मोहब्बत से मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और मेरे सर के बालों को सहलाने लगी। अपने दूसरे हाथ से वो बालों को थपक रही थी। शायद सर्दी के सबब वो गाहे बगाहे कुसमुसाने लगता था। मैंने नीमा आंखों से सुल्ताना को देखा। मोमबत्ती की मदद रोशनी में इसके कंधारी रुखसार जर्द नजर आते थे। आंखों में वही दुख था जो किसी लड़की की आंखों में इस वक्त नजर आता है जब वो अपने महबूब या शोहर से बहुत अरसे के लिए पिछड़ रही। अगले रोज़ दोपहर से ज़रा पहले ही हम जुर्गा पहुँच गए। चारों तरफ से निहायत घने दरख्तों में घिरी हुई एक वसी बस्ती थी। ये एक ढलान पर वाक़ई थी। इसके दामन से मुटियाले पानी वाली वही छोटी नदी गुजरती थी जो हमने रास्ते में भी देखी थी।
यहाँ हरियाली इतनी गहरी थी कि स्याही माइल महसूस होती थी। जुर्गां का फैलाव किसी तरह भी नल पानी से कम नहीं था। यहाँ भी बुलंद कलीसों और बुर्जियों वाली कई एक शानदार इमारतें नज़र आ रही थीं। इनमें से एक पुरानी तर्ज की पुरशिकवा इमारत राजभवन कहलाती थी। वो नदी के अन किनारे पर थी। जुर्गां में मुझे मंदिरों और बुद्ध मंदिरों की कसरत नजर आई। मस्जिदें शायद 2-3 ही थी। बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई थी और जुर्गां में जिंदगी रवां-दवां थी। भेड़ बकरियों और गाय भैंस सरसब्ज ढलानों पर मुंह मार रही थी। इनके पीछे रंग बिरंगी पगड़ियों वाले लड़के थे। माल बर्दारी वाले जानवर रास्तों पर गामजन थे। छोटे छोटे बाजारों में फल सब्जी और दीगर ज़रूरियात जिंदगी की दुकानें थी। गलियों में मुर्गियां और बतखें दौड़ती थी और सामने बच्चे शोर मचाते थे। जुर्गां पहुंचते ही मुझे सुल्ताना और हाशू से जुदा कर दिया गया। वक्त रुखसत सुल्ताना की बेताबी दीदनी थी। वो जैसे सारी जंजीरें तोड़कर मुझे अपनी बाहों में छुपा लेना चाहती थी। लगता था कि इन संगीन तरीन लम्हों में भी इसे खुद से ज़्यादा मेरी फ़िक्र है। वो मुझे तो नहीं चूम सकती थी, लेकिन मेरी तरफ देखकर अपने बच्चे को चूम रही थी। आंसू मोतियों की तरह इसकी शफाफ आंखों से गिर रहे थे। मुझे एक बंद घोड़ा गाड़ी में डालकर वहाँ से रवाना कर दिया गया। नीम पुख्ता सड़क पर घोड़ों की टापें गूंजती रहीं और तकरीबन 10 मिनट बाद मैं जुर्गां के सबसे बड़े पगोड़ा में पहुँच गया। मेरे हाथ खोल दिए गए, लेकिन पाँव बदस्तूर बंधे हुए थे। मुझे सहारा देकर उतारा गया। ये एक वसी और अरीज अहाता था। यहाँ संगे मरमर कसरत से इस्तेमाल हुआ था। सुरख लिबासों वाले बख्शू नंगे पाँव घूमते नजर आते थे। इनके सर मुंडे हुए थे और गले में मालाएं थी। अहाते की एक जानिब मखरूती छत वाली एक दूसरी इमारत थी। जैसे कि बाद में मालूम हुआ, ये मुठ की इमारत थी। मुठ में बुद्ध मत की तालीम दी जाती थी और नौ उम्र तालिब इल्मों को इबादत का तरीका बताया जाता था। अहाते में मौजूद अक्सर लोग मुझे दिलचस्पी से देख रहे थे और आपस में चाय मगोइयाँ कर रहे थे। इनके अंदाज जाहिर कर रहे थे कि वो मुझे पहले से जानते हैं, ताहम मैं इनमें से किसी को पहचान नहीं पा रहा था। एक सूजी आंखों वाले बख्शू ने तंजिया लहजे में कहा, हम जानते थे कि तुम एक न एक दिन वापस जरूर आओगे खुशामदीद। एक दूसरा शख्स बोला, तुमको इज्जत रास आ ही नहीं सकती थी। तुम बुदा के अपराधी हो। तुम पर नहूसत की छाया है। मुख्तलिफ तंजिया फ़िक्रों के दरमियान चलता मैं एक छोटी सी कोठरी में पहुंच गया। यहाँ एक घड़े, एक प्याले और मिट्टी के 2 बर्तनों के सिवा और कुछ नहीं था। कच्चे फर्श पर चिटाई बिछी थी और तकिए की जगह मुलायम लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। मैं समझ गया कि यही मेरा बिस्तर है। 2 फरबाए अंदाम अफराद कोठरी में आए। ये इस इबादत गाह के मुलाजिम मालूम होते थे। उन्होंने लोहे का एक कड़ा मेरे गले में डाल दिया। एक खटके के ज़रिए ये कड़ा लॉक हो गया। वो रात मैंने इस कोठरी में तकलीफ से कराहते हुए गुजारी। अगली सुबह सफ़ाचट चेहरे वाला एक जवान साल बख्शू मेरे पास आया। इसका अंदाज कदरे दोस्ताना था। इसने रस्मी कलमात अदा किए। कैसे हो महरूज? यार हौसला रखो, जीवन में ऊंच नीच आती रहती है। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि सुल्ताना के हाथों एक बंदा मारा गया। वैसे इसे यहाँ से भागना ही नहीं चाहिए था। यहाँ रहकर हालात का सामना करती। मैं इसे नहीं पहचान पा रहा था, ताहम मैंने ये बात जाहिर नहीं होने दी। वो मेरी चोटों पर इजहार अफसोस करता रहा। मैंने मुनासिब अल्फाज में इसके बातों का जवाब दिया। जल्दी मुझे इसका नाम भी मालूम हो गया। वो हमेश था। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो यहाँ पगोड़ा में मेरे साथ काफ़ी वक्त गुजार चुका है। इसने कहा, तुम्हारी शक्ल से लागत है कि तुम बहुत भूखे हो। अभी खाने में बहुत देर है। ये थोड़े से भुने हुए चावल हैं, खा लो। इसने अपनी गेरवा चादर के पल्लू में से मुट्ठी भर चावल निकाले और चुपके से मेरी तरफ बढ़ा दिए। साथ साथ वो दाएं बाएं देख रहा था। मुझे मालूम हुआ था कि बख्शू दोपहर से पहले कुछ नहीं खाते और अभी दोपहर होने में काफ़ी देर थी। मैंने भी नज़र बचाकर थोड़े से चावल खाए। गला बंद सा होने लगा। मैंने घड़े में से पानी उंडेल कर पिया। हमेश ने हैरानी से कहा, क्या करत हो? प्याले पर कपड़ा क्यों नहीं रखा है? एकदम मुझे याद आ गया। चौहान ने बताया था कि बख्शू पानी को बारीक कपड़े से छान कर पीते हैं। ओहो, भूल गया मैंने बात बनाई। लगता है कि तुम बहुत कुछ भूल रहे हो। तुम्हारी दिमागी सेहत ठीक नहीं लगती। वो मेरे ज़ख्मों के बारे में पूछने लगा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस शख्स से मेरे ताल्लुकात किस तरह के हैं। मुझे क्या बताना चाहिए और क्या इससे पूछना चाहिए। मैं गोल मोल बातें करता रहा। अगर मैं इसे ये बताता कि मुझे वो सब कुछ याद आ गया है जो यहाँ इंडिया आने से पहले मुझ पर बीता है, तो शायद वो यकीन कर देता। लेकिन अगर मैं ये बताता कि इस नई सूरत हाल में पिछले 2 साल की बातें भूल गया हूँ, तो शायद वो इसे एक मजाक समझता या मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू कर देता। अपनी इस कैफियत पर मैं खुद भी हैरान था। मुझे बई यही लग रहा था कि मेरे दिमाग में एक बंद दरवाज़ा खुल गया है और इस दरवाजे के खुलने से एक दूसरा दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया है। अचानक हमेश चौंका। वो दरवाजे से बाहर देख रहा था
ओह, वो आ रही है, कहीं फिर कोई गड़बड़ न कर दे, इसने कहा। मैंने देखा, सामने मुठ की तरफ से एक औरत पगोडा के सहन में दाखिल हो रही थी। इसका रुख हमारी ही तरफ था। इसका सर मुंडा हुआ था। वो मैला कुचैला लिबास पहने हुए थी। पता नहीं कि वो कौन थी और मुझे इससे क्या डर था। हमेश तेज सरगोशी में बोला, मैं जाता हूँ। अगर वो तुमसे कोई बदतमीजी करे तो खुद जवाब न दे, छोटे गुरु जी के स्थान की तरफ चले जाना। अब मुझे ये भी मालूम नहीं था कि छोटे गुरु कौन है और इसका स्थान क्या है। मैं नामालूम हालात में जकड़ा हुआ था। मेरे चारों तरफ शनासा लोग थे, लेकिन वो मेरे लिए अजनबी थे। इनके मिजाज, इनके रवैये और मेरे साथ इनके ताल्लुकात की नौइयत, सब कुछ मेरी निगाहों से ओझल था। यह अजब सूरत हाल थी। औरत तेज़ी से चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। इसके हाथ में एक लठ थी। वो गालबन मेरी यहाँ मौजूदगी से आगाह थी। शायद वो इससे पहले मेरे साथ कोई मारपीट कर चुकी थी और हमेश को अंदेशा था कि आज फिर इस तरह का वाक़या होगा। मेरे करीब पहुंचकर इसकी रफ्तार कुछ सुस्त हो गई। वो मुझे बगौर देखने लगी। इसकी गर्दन में माला की जगह लोहे का एक कड़ा था। ये वैसा ही कड़ा था जो कल मुझे पहनाया गया था। वो जवां साल औरत थी और मुकामी भी नहीं लगती थी। मैंने गौर से इसे देखा। इसकी सूरत कुछ जानी पहचानी थी। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सकता ज़्यादा अपनी जगह साकित रह गया। अगर मेरी निगाहें धोखा नहीं खा रही थी तो वो सफूरा थी, मैडम सफूरा, वही जवां साल दबंग औरत जो लाहौर एयरपोर्ट के करीब वाक़ लाल कोठियों में मुख्तारी कुल की हैसियत रखती थी। इसके बुआई कट बाल अपनी मिसाल आप थे। वो नहायत कीमती पैंट शर्ट पहनती थी और इसकी चाल में एक शाहाना दबदबा था। लेकिन आज यहाँ पगोडा की सजीब व गरीब इमारत में वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नज़र आ रही थी। मैं दंग रह गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।